बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्मी चीफ की तकरीरी का मामला हमारे यहाँ हमेशा से ज़ेर बहस रहा है। ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि वो जिसको चाहे उसको आर्मी चीफ बना दे। सबसे सीनियर आदमी को आर्मी चीफ बना दिया जाए, दूसरे नंबर वाले को बना दिया जाए। ये सवाबदीदी है वज़ीर आज़म की। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक़ को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से 7वें 8वें नंबर से उठाकर आर्मी चीफ बना दिया गया था। बिलाशुबा आर्मी चीफ की तकर्री वज़ीर आज़म का इख्तियार है। वज़ीर आज़म इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए बाज़ औक़ात ये सोचने लग जाते हैं कौन सा बंदा मेरे लिए कारआमद हो सकता है, कौन सा बंदा मेरे लिए ज़रर रसां हो सकता है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी यही सोचा था कि जनरल ज़ियाउल हक़ एक शरीफ आदमी हैं, एक मजहबी आदमी हैं, ये आराम से एक साइड पे बैठ के आर्मी चीफ का काम करते रहेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, वही जनरल ज़ियाउल हक़ साहब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार से अलग करने के बाद फांसी के तख्ते पर ले गए थे। इसी तरीके से जनरल परवेज़ मुशर्रफ को नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से आर्मी चीफ बनाया गया, सीनियर मोस्ट को नज़रअंदाज कर दिया गया। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की ये सोच थी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का किसी सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए वो आराम से एक तरफ बैठकर आर्मी चीफ के फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। लेकिन हुआ क्या कि वही परवेज़ मुशर्रफ जिनका किसी सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं था, वो मियाँ नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार से अलग करने के बाद फांसी के फंदे पर ले जाना चाहते थे। ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की खुशकिस्मती थी कि वो फांसी के फंदे से बच गए और आज तक सियासत कर रहे हैं। उसके बाद भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब एक दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं। बात हम कर रहे हैं आर्मी चीफ की। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब 29 नवंबर को इसी साल रिटायर हो रहे हैं। उनके मुतबादल के हवाले से भी चेम गोइयाँ हो रही हैं। मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से कहा जा रहा है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर आज़म हैं, ये मांगे तांगे के वज़ीर आज़म हैं, ये ख़ुद भी क्राइम में मुलव्वस रहे हैं। इनको कुछ लोग क्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं। इस वजह से कहते हैं कि शहबाज शरीफ को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो आर्मी चीफ की तकर्री करे। आर्मी चीफ की तकर्री वज़ीर आज़म का इख्तियार है। जिन दिनों में आर्मी चीफ की तकर्री होनी है, उन दिनों में जो भी वज़ीर आज़म होगा वो ये इख्तियार इस्तेमाल करेगा। मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हो या निगरान हुकूमत हो या किसी भी किस्म का सेटअप हो, जो भी उन दिनों में वज़ीर आज़म होगा वो आर्मी चीफ की जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जगह दूसरे जनरल की तकर्री करेगा, बशर्ते के जनरल साहब को एक्सटेंशन ना मिल गई, जिसके लिए उनकी राल सुना है कि टपक रही है। गो कि उनकी तरफ से मुबहम सा ऐलान किया गया है कि वो नवंबर के बाद एक्सटेंशन लेना नहीं चाहते। देखते हैं क्या होता है। बहरहाल आर्मी चीफ की तकर्री का मौजू ज़ेर बहस ज़रूर है। मुस्लिम लीग नून के कायदीन की तरफ से खुल कर ये कहा जा रहा है। जावेद लतीफ़ ने कहा, इससे पहले खुर्रम दस्तगीर कह चुके थे कि हमें डराया गया था कि ये बंदा आर्मी चीफ बन जाएगा। फैज़ हमीद की तरफ उनका इशारा है। उसके बाद फिर इमरान खान अगले 15 साल भी इक़्तिदार में रहेंगे। यही वजह है कि ये लोग कहते हैं कि हम इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के लिए आमादा हो गए थे ताकि हमें इस मुश्किल से निजात मिल जाए जो फैज़ हमीद के आर्मी चीफ बनने की वजह से हमारे लिए खड़ी हो जाएगी। कितने नॉनसेंस हैं ये लोग, कितने बेअक्ल हैं ये लोग कि 7-8 महीने पहले कैसे इनको बावर करवा दिया गया कि फैज़ हमीद साहब आर्मी चीफ बन जाएंगे। और फिर हर फौजी को ये इल्म है कि इतनी मुद्दत पहले आर्मी चीफ की तकर्री का ऐलान नहीं होता। और फिर क्या ये ज़रूरी है कि इमरान खान फैज़ हमीद को ही आर्मी चीफ बनाते, किसी और को बनाया जा सकता था। बिलफर्ज अगर इमरान खान फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाने का इरादा रखते थे और उनको आर्मी चीफ बना भी देते, तो क्या पहले जिन लोगों ने जिन वज़राए आज़म ने आर्मी चीफ बनाए थे उन्होंने उन वज़राए आज़म की उसी तरह से बात मानी जिस तरीके से वो ख्वाहिश करते थे। बात हमने की थी जनरल ज़ियाउल हक़ साहब की, उनको ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो लेके आए, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब परवेज़ मुशर्रफ को लेके आए थे। और इससे पहले मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आसफ़ नवाज़ जंजुआ को लेके आए थे, वहीद काकड़ को लेके आए थे, जहांगीर करामत को लेके आए थे। और फिर उसके बाद मुशर्रफ की बारी आई थी और यही मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जनरल राहील शरीफ को भी अपने तीसरे इक़्तिदार की मुद्दत में लेके आए थे। और उसके बाद फिर जनरल कमर जावेद बाजवा को मियाँ नवाज़ शरीफ साहब लेके आए थे। इनमें से किसी एक के साथ भी मियाँ नवाज़ शरीफ की निभ नहीं सकी थी, बन नहीं सकी थी।
اور آپ کے سامنے پھر یہ بھی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو عمران خان نے ہی 3 سال کی ایکسٹینشن دی تھی۔ عمران خان کے ساتھ جنرل صاحب نے کیا کیا؟ ناظرین، تو آرمی چیف جو بھی مقرر کر دے، آرمی چیف نے عہدہ سنبھالنے کے بعد وہی کرنا ہوتا ہے جس کو وہ مناسب سمجھتا ہے۔ یہ تو قطعی طور پر نہیں ہو سکتا کہ جو بھی اس کو آرمی چیف مقرر کر دیتا ہے اس کی وہ ہر جائز ناجائز بات مان لے۔ جائز بات تو آرمی چیف ہر وزیر اعظم کی مانتا ہے، لیکن ناجائز وہ کسی ایک کی بھی نہ مانے۔ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی پریشر ڈالا جائے تو پھر وہی ہوتا ہے جو وزیر اعظم اور آرمی چیف کے مابین تعلقات ہوتے ہیں، ان میں تلخی آ جاتی ہے، ان میں کشیدگی آ جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے اور ہم لوگوں نے ایسا کئی بار دیکھا ہے۔ آج کل یہ بھی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کیوں نہ وزیر اعظم کے اختیارات سے نکال کر فوج کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ آرمی چیف جاتے ہوئے اپنی جگہ پر کسی کو بھی نامزد کر دے۔ اور یہ بھی ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ جو سب سے سینئر ہے، جس طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اس کی تقرری سینیارٹی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کیوں نہ یہ قانون رائج کر دیا جائے کہ آرمی چیف بھی اسی کو بنا دیا جائے جو سب سے سینئر ہو۔ تو ناظرین، آرمی چیف کی تقرری کا کوئی بھی طریقہ کار ہو، وزیر اعظم اس کا تقرر کرے، سینیارٹی کی بنیاد پر آ جائے، یا پھر آرمی چیف جاتے ہوئے کسی کو نامزد کر جائے، جو بھی آرمی چیف بنے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اس کی تقرری کس طریقے سے ہوئی ہے۔ آرمی چیف جو بھی بنے گا اس نے وہی کچھ کرنا ہے جو اس کے پیش رو آج تک کرتے رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یقینی ہے کہ پاکستان میں کئی بار مارشل لا لگے ہیں، لیکن اب پاکستان میں مارشل لا کے راستے جسٹس افتخار محمد چودھری اور اس کے بعد جسٹس سیٹھ وقار پورے طور پر بند کر گئے ہیں۔ پاکستان میں کبھی بھی مارشل لا نہیں لگے گا، لیکن یہ ممکن ہے کہ آرمی چیف جس طریقے سے آج کے آرمی چیف صاحب ہیں، پس منظر میں بیٹھ کر وہ سارا کچھ کرتے رہیں جو مارشل لا کے دوران کوئی فوجی حکمران کرتا ہے یا کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔